नमस्कार, मेरा नाम है रितेश सिंह और फिजिक्सिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे यहाँ तक कि रेंज क्या होता है किसी दो वेक्टर को जोड़ने पर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तक हम लोग देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, इससे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखिए कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर करने के लिए हमको क्या होता है कि हेड होता है और टेल होता है। देखिए हम लोग जहां से स्टार्ट करते हैं, जो इसका पूंछ होता है मतलब टेल होता है वो इधर होता है, और जो हेड होता है वो मेन होता है जहाँ पे एरो का निशान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं टेल पे, और हेड पे क्या करते हैं, एरो का निशान लगा देते हैं। तो हमारा ये टेल से हेड की तरफ वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, टेल से हेड की तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है जितना वेक्टर का लेंथ होता है। ठीक है, इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्राफ या किसी पेपर पे, तो एक पर्टिकुलर लेंथ होता है। ऐसे ही इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मान लीजिए कि लेंथ इसका 5 किलोमीटर हो गया, कोई वेक्टर का लेंथ 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग को स्केल मानना पड़ता है। स्केल मानने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर है तो हम लोग क्या बोल देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम लोग को वेक्टर कितना सेंटीमीटर का ड्रा करना पड़ेगा, तो वेक्टर हम लोग अगर 5 सेंटीमीटर ड्रा कर देंगे तो हम लोग का 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग स्केल मान करके इसको वेक्टर को पेपर पे ड्रा करते हैं। दूसरा चीज होता है इसमें मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर में क्या होता है, दूसरा चीज होता है डायरेक्शन। तो हम लोग को डायरेक्शन किधर को ये जा रहा है वेक्टर, इसको भी ध्यान देना पड़ता है। तो डायरेक्शन के लिए इसमें क्या लिया गया, थीटा। देखिए थीटा डायरेक्शन है। थीटा कहाँ से है, रेफरेंस पॉइंट फॉर थीटा है ये। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये वेक्टर थीटा डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जा रहा है। ठीक है, ओ से ए जा रहा है, वेक्टर क्या है, ओ ए है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन टेल टू हेड होता है। मैग्नीट्यूड होता है जितना हम लोग स्केल लिए रहते हैं वो पूरा मैग्नीट्यूड है ये। देखिए तीसरा इसमें पॉइंट क्या है कि ये इसका रिफरेंस पॉइंट मान के इसको डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करते क्योंकि आपको बार बार वेक्टर आएगा। वेक्टर ज़्यादा मतलब इसको पढ़ाने से या बताने से आपको समझ बार बार आपको रिपीट होगा, धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके थे, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, ये हम लोग ऊपर देख चुके थे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए कि वेक्टर जो होता है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। वेक्टर क्या फॉलो करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर यहाँ टेल ये है, यहाँ ए, कोई वेक्टर ए है जो टेल से हेड गए यहाँ पे। ठीक है, यहीं से दूसरा वेक्टर बी है जो टेल से हेड यहाँ गया, मतलब दूसरे के हेड से पहले के हेड से दूसरे का टेल स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ टेल से देखिए हेड गया, बी वेक्टर है ये। अब देखिए अगर हमको इस वेक्टर का सम निकालना हो, अगर सम ऑफ ए प्लस बी निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए वेक्टर के टेल से और बी वेक्टर के हेड तक हम लोग एक एरो ड्रा करेंगे, मतलब एक वेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो वही हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। सम क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए इसको आगे और देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। पहले हम लोग एक ही बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एक लाइन से करेंगे। ठीक है, 10 20 25 क्वेश्चन लगातार। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है
तीसरा प्रॉपर्टी वो होता है कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर हो उसको हम लोग अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए हो, ठीक है, ये वेक्टर ए है, किसी स्पेस में मान लीजिए वेक्टर ए है, इसको अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए कहीं भी शिफ्ट कर दिए, यहाँ शिफ्ट कर दिए, यहाँ शिफ्ट कर दिए, या कहीं भी शिफ्ट कर दिए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए डायरेक्शन इधर को था तो इसका भी डायरेक्शन किधर को है, इधर को है। मैग्नीट्यूड ए है तो इसका भी मैग्नीट्यूड ए होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड इधर, डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। तो इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, नो चेंज। इसका मतलब क्या है, यही होता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है, नो चेंज इन डायरेक्शन और नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेलली कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। आगे चलिए आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 3D कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई और जेड में। वेक्टर ए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है, इसका डायरेक्शन मान लीजिए ये 30 डिग्री पे है एक्स एक्सिस से, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ पे 30 डिग्री पे एक्स एक्सिस है और लेंथ 5 मीटर होगा अगर, तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आई। स्पेस में हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये होना चाहिए, कंडीशन है, ठीक है। तो तब हम कहीं भी इसको स्पेस में शिफ्ट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर हम इसको इधर मान लीजिए a प्लस बी दिया है, अगर इसको b प्लस ए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आंसर इसका आएगा वही सेम आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा हम लोग बहस करने की इस पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लोग इसको बताने लगते हैं पूरा कर करके एक एक चीज़, ये सब फालतू की बातें हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिसर्च नहीं करना है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये पांचवा प्रॉपर्टी वेक्टर क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। मान लीजिए 3 वेक्टर दिया है ए बी और सी, किसी 2 वेक्टर को हम लोग जोड़ दिए, फिर उसमें तीसरा वेक्टर जोड़ दिए, या फिर इसमें 2 वेक्टर जोड़ दिए ए बी, इसमें बी सी जोड़े थे, इसमें ए बी जोड़े, फिर तीसरा जोड़ दिए, इसमें सी ए जोड़ दिए हैं एक तरफ अलग से और बी अलग से जोड़ दिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया हमारा 2 वेक्टर को इधर उधर करने पे, और एसोसिएटिव लॉ हो गया हमारा 3 वेक्टर को इधर उधर करने पे, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ मतलब ये 2 को एसोसिएट कर दिए, ये क्या कर दिए, 2 को एसोसिएट कर दिए, इसमें इन दोनों के एसोसिएट करके जोड़ दिए, तो इससे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, छठवां प्रॉपर्टी देखते हैं। आई होप कि आपको ये ऊपर वाला सब समझ में आ रहा होगा, ये सब नॉर्मल सी बातें, इसमें सिर्फ इसका नाम आपको याद करना है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो ये सब आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया है, उसमें हम किसी n जो नंबर है, मान लीजिए n कोई नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई n नंबर b वेक्टर a में मल्टीप्लाई किए तो हमारा b वेक्टर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा n टाइम्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, n टाइम्स, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मान लीजिए 5 हो गया, 3 हो गया, 2 किसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब हम उसी n को माइनस n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी a वेक्टर को माइनस n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वेक्टर b आता है, लेकिन वेक्टर b में क्या होगा, तब भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड जो होता है वही सेम रहेगा, n टाइम्स हो जाएगा जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किए हैं, तो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज। मान लीजिए वेक्टर ए था, ये क्या है, वेक्टर ए था, ठीक है, इसमें n से मल्टीप्लाई किए,
तो ये हो गया, इतना बड़ा वेक्टर हो गया, n टाइम्स हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमारा ये वेक्टर a है और इसमें -n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी इतना ही बड़ा होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया ये दोनों, ठीक है। ये दोनों बी वेक्टर हो गया। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लीजिए। मान लीजिए वेक्टर ए दिया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 2 टाइम्स हो गया, एग्जैक्टली 2 टाइम्स, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ए के हाफ वेक्टर हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम है। -2 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो गया, सेम लेंथ का, इसके बराबर ये है, ठीक है, सेम लेंथ है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। -हाफ से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेकिन वेक्टर का वैल्यू जो है हाफ हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ हो गया, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब होता है माइनस साइन, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। वेक्टर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैग्नीट्यूड डिवीजन कैन बी हैपन बट डायरेक्शन डिवीजन विल बी मीनिंगलेस। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग वेक्टर का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आगे पढ़ेंगे, एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। बट हम लोग क्या करते हैं कि डिवीजन नहीं पढ़ते हैं। डिवीजन इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग का देखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बट इसका डायरेक्शन जो डिवीजन होता है वो नहीं हो पाएगा, वो एक मीनिंगलेस बात है। इसलिए हम लोग वेक्टर का डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। 8वां प्रॉपर्टी हम लोग चलिए देखते हैं। 8वां प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर क्या करता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मान लीजिए दो वेक्टर दिया है ऐसे, दो वेक्टर कैसे दिया है, ऐसे, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो हम लोग को पता करना होगा अगर ग्राफिकली कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी दोनों वेक्टर से जुड़े हुए ये नीचे वेक्टर के बराबर ऊपर का ये लाइन खींच देते हैं, जिससे कि हमारा पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है। और इसके बराबर जो है, इसके बराबर जो है ये वाला लाइन खींच देते हैं, ताकि हमारा ये हमारा भी पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या होता है, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं, और उसमें 90-20 डिग्री कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसका क्या है कि हम लोग इसको जब पैरेललोग्राम बन जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट इस कोने से उस कोने तक उसका रिजल्टेंट मिला सकते हैं। तो यही सेम इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जितना बड़ा ये है, और इसका डायरेक्शन जो होगा यही इस कोने से उस कोने तक जाएगा। इसका टेल ये होगा और इसका हेड ये होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो वेक्टर a प्लस बी आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप के वेक्टर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, तो आपको एक एक करके हम लोग बता देते हैं कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। पहला है जीरो वेक्टर, इसी को बोला जाता है नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इनडिटर्मिनेट होता है डायरेक्शन। इस पे लोग थेसिस झाड़ने लगते हैं, ठीक है। इस पे थेसिस झाड़ने की जरूरत नहीं है। लोग इस पे रिसर्च करते हैं बैठ के, अरे यार कैसे हो गया, वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए।
आपको इतना मान लेना है कि इसका डायरेक्शन जो होता है इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हैं, आपको कंपटीशन निकालना है, रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च तब करिएगा जब आप पीएचडी में जाइएगा, ठीक है। तो आपको इतना जान लेना है कि इस जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है और डायरेक्शन जो होता है इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कंसाइड हो जाता है, मतलब हेड और टेल दोनों एक ही पोजीशन पे रहता है। क्या रहता है? हेड और टेल दोनों एक ही पोजीशन पे रहता है। वेक्टर जीरो वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है? तो जीरो वेक्टर को देखिए ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऐसे डिनोट कर देते हैं। कभी काल के इसको पॉइंट से डिनोट किया जाता है, ये जीरो लिख दिया जाता है बोल्ड में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जीरो वेक्टर को डिनोट करते हैं। अब लोग समझाने लगते हैं कि अब इसकी प्रॉपर्टीज नल वेक्टर की या जीरो वेक्टर की, किसी वेक्टर ए में हम लोग जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो वेक्टर ए आएगा। ये कोई समझाने वाली बात है? तो इसको इसके इतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने वाली बातें ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। ये नॉर्मल सी बातें हैं कि जीरो वेक्टर है तो ए में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा, अरे ए ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लाते हैं? तो ये सब क्या है, ऐसे मान लीजिए ए वेक्टर है प्लस माइनस ए वेक्टर जोड़ दिए तो हमारा जीरो वेक्टर आ गया। अरे ऑब्वियस सी बात है कि ए में माइनस से हम लोग करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, हाँ। तो ये सब पढ़ाने वाली बात थोड़े है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर देखिए जो होता है, पिछले टॉपिक में हम लोग जीरो, दूसरा क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखिए मैग्नीट्यूड जिसका वन हो, ठीक है, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड हो, वन यूनिट मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यूनिट वेक्टर का इतना ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वन होना चाहिए और उसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड वन प्लस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का हमेशा यूज आता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं? मान लीजिए कोई वेक्टर एक्स दिया है, ठीक है। तो वेक्टर एक्स का हम लोग को पूछेगा कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो वेक्टर एक्स का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब हमको क्या हो, यूनिट मैग्नीट्यूड चाहिए बट डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग उसी के मॉड से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए वेक्टर एक्स है तो उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक्स कैप से। कोई भी यूनिट वेक्टर हो तो उसको कैप एक बना दिया जाता है ऊपर, ठीक है, तो वो हो जाता है यूनिट वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। और दूसरा चीज है कि यूनिट वेक्टर बनाने के लिए किसी भी वेक्टर के मॉड से ही डिवाइड किया जाता है। जब मॉड से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब सेम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें जितना कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हमारा क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। मान लीजिए 5i है, मान लीजिए 5i है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? i आ जाएगा। तो हमारा ये क्या है? तो यूनिटी वेक्टर तो है। 5i को हम लोग अगर 5 से डिवाइड कर देंगे मॉड से इसके 5i के, तो हमारा ये यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड वन है बट डायरेक्शन क्या है? आई डायरेक्शन है। इसको आगे पढ़ेंगे कि आई क्या होता है। ये एक्स डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो चलिए ये यूनिट वेक्टर निकालना आपको पता चल गया। किसी भी वेक्टर के उसी के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर को देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार आगे इसको और पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई कैप से। आई कैप से यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है। जे कैप से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को। के कैप से जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड वन होता है और डायरेक्शन एक्स होता है, इसमें वाई होता है, इसमें जेड होता है, ठीक है। तो तीनों का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर जो होता है उसको मान लीजिए कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे
ओ है, मान लीजिए कोई रेफरेंस पॉइंट ओ है, मान लीजिए ओरिजिन ही इसका रेफरेंस पॉइंट है। तो किसी स्पेस में मान लीजिए कोई ऑर्बिटरी पॉइंट है किसी स्पेस में, या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको डिनोट करना है स्पेस में, ठीक है। तो हम लोग इसके रेफरेंस पॉइंट से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को स्पेस में इस लाइन से, जो वेक्टर इसको बोला जाता है, डिनोट किया जाता है, इसी लाइन से हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा जो लाइन मिलेगा ये क्या होगा, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है और ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट क्या है, पी है, तो वेक्टर ओपी हो जाएगा, ठीक है। तो किसी रिफरेंस पॉइंट से किसी आर्बिटरी पॉइंट को स्पेस में मिलाने पे क्या हो जाता है, उसका पोजीशन मिल जाता है, ठीक है। तो रिफरेंस हमारा ये हो गया, और पॉइंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। तो इसको वेक्टरली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो होता है, इस पोजीशन को हम लोग देख पाएंगे कि ये किस डायरेक्शन में गया है, कितना इसका जो है मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन में देख लेते हैं। इफ ओ इज टेकन एज रेफरेंस ओरिजिन, देखिए रेफरेंस लिया गया है ओ, ठीक है, एंड पी इज एन आर्बिटरी पॉइंट इन स्पेस। तो ये P क्या है, कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है स्पेस में, देन द वेक्टर OP इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो वेक्टर OP क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो P की पोजीशन को डिनोट करने के लिए हमको क्या लिया जाता है, एक रेफरेंस लिया जाता है और उसको मिला दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, को इनिशियल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। मान लीजिए वेक्टर ओ ए है और ये वेक्टर ओ बी है, ठीक है, ये स्पेस है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ये स्पेस में है। तो ये देखिए वेक्टर ओ ए के और वेक्टर ओ बी दोनों क्या है, ओ ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, ठीक है। तो लाइक वेक्टर क्या होता है, लाइक वेक्टर उसे लाइक वेक्टर या तो फिर पैरेलल वेक्टर, दोनों सेम होता है, ठीक है, एक ही नाम है दोनों, लाइक या पैरेलल वेक्टर। तो जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर बोलते हैं। और इसी को भी क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। ये ऐसे भी हो सकता है दो वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ऐसे भी इसको देख सकते हैं, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन इज नोन एज लाइक वेक्टर, ठीक है, सिंपल सी बात है। छठवां प्रॉपर्टी क्या, इसका टाइप्स क्या है, अनलाइक वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो अनलाइक वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, दोनों एक ही नाम है, अनलाइक या एंटी पैरेलल। तो दोनों का जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसको अनलाइक या एंटी पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, एक वेक्टर ऐसे हो एक वेक्टर ऐसे हो, या तो एक वेक्टर ऐसे हो एक वेक्टर ऐसे हो, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सातवां देखते हैं हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। कोप्लेनर वेक्टर देखिए वो होता है जब मान लीजिए कि कोई 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में हो, मान लीजिए 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो, मतलब सेम प्लेन में हो, या तो फिर वो पैरेलल हो टू द सेम प्लेन, मतलब कि एक ही प्लेन में हो या पैरेलल हो उसी प्लेन के, इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये 3D स्पेस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ये मान लीजिए एक्स और जेड प्लेन है ये, ठीक है। तो एक्स और जेड प्लेन क्या है, ये प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन क्या है, ये प्लेन है, ठीक है। और वाई जेड प्लेन क्या है, ये प्लेन है। हम लोग मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में देखते हैं 3 वेक्टर को, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, और एक वेक्टर ऐसे, ये क्या है, तीनों एक ही प्लेन में है,
एक्स वाई प्लेन में ही तीनों वेक्टर है। मान लीजिए कि इस प्लेन से हम लोग बाहर आए, एक्स वाई प्लेन से मान लीजिए स्पेस में आए, तो इसी को हम पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। पैरेलली मतलब ये प्लेन एक ही होना चाहिए, बट हमारा जो है पैरेलल होना चाहिए। प्लेन का मतलब क्या है, ऐसे होना चाहिए, एक ही प्लेन में। ये तीनों वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में होने चाहिए। मतलब अगर हम इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दें इन तीनों वेक्टर को, तो हमारा तब भी क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ठीक है, एक ही प्लेन में तीनों फिर है, पैरेलली शिफ्ट किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तब भी कोप्लेनर वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। सेम प्लेन में होना चाहिए, पैरेलली प्लेन के शिफ्ट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो कोप्लेनर ही रहेंगे। इसका मैथमेटिक्स में कंडीशन होता है। कोप्लेनर वेक्टर को हम लोग अगर प्रूव करना हो कि कोप्लेनर है कि नहीं तीनों वेक्टर, तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का। तो इससे हम लोग अगर ये 0 आ जाता है तो क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ठीक है, अगर ये 0 आ गया तो क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा। अगर ये 0 नॉट 0 आया, देन ये क्या हो गया, नॉट कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर नहीं होगा। क्या होगा, ये अलग अलग प्लेन में चला जाएगा। कोई वेक्टर इधर हो गया एक्स वाई प्लेन में, तो कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा। ठीक है, एक प्लेन में नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन है मैथमेटिक्स में, आगे इस पे हम लोग सवाल भी करेंगे। ये कोप्लेनर वेक्टर का कंडीशन है ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आठवां देखते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कुछ नहीं होता। कोलिनियर वेक्टर पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर होता है, या लाइक और अनलाइक वेक्टर कोई कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर आर लाइज along द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। दे आर आल्सो नोन एज द पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, और लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। ठीक है, तो पिछली बार हम पिछले जो पैरेलल हम लोग पढ़ रहे थे एंटी पैरेलल, उसी का तो है ये देखिए, वो उसी तरह हम लोग एग्जांपल दे रहे थे उसमें भी। देखिए ये क्या है, ये पैरेलल वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको कोलिनियर बोलते हैं। एक ही लाइन में है, देखिए कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए। ये देखिए ये भी एक ही लाइन में है, भले डायरेक्शन अपोजिट है। इसको एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक ही लाइन में इसलिए इसको कोलिनियर भी बोलते हैं। अब कहेंगे आपकी सर ये इसको एक लाइन में है क्या, ये ऐसे पैरेलल कैसे इसको बोल देंगे। तो भाई पैरेलल देखिए, ये ऐसे एक पैरेलल वेक्टर होता था। ठीक है, तो हम वेक्टर को कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर सकते, ऊपर आपको पढ़ाए थे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस वेक्टर का अगर नहीं बदलता है तो इसको स्पेस में कहीं भी रख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ ला के रख दिए, ठीक है, स्पेस में। तो ये क्या हो गया, कोलिनियर, एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, तो ये पैरेलल भी है और कोलिनियर भी हो गया। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गया। ठीक है, एक ही लाइन में। चलिए इसको अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट किया जाता है। मान लीजिए कोई वेक्टर बी हो, इसमें एन से मल्टीप्लाई किए तो वेक्टर ए आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए एन निगेटिव होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। एन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां वेक्टर देखते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इक्वल वेक्टर देखिए जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब नो चेंज। ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं उसको, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। मान लीजिए कि ये 5i है, मान लीजिए ये 5 मीटर, मान लीजिए कोई पोजीशन वेक्टर है 5 मीटर का। ठीक है, कोई पोजीशन वेक्टर है 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर है। ये एक डायरेक्शन इसी में डायरेक्शन में गया है, ये भी इसी डायरेक्शन में गया है। तो ए और बी वेक्टर में कोई चेंजिंग आई है, तो ये दोनों क्या है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार।
टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड देयर डायरेक्शन इज द सेम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वेक्टर ए बराबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए किसी पॉइंट को डिस्प्लेस किया जा रहा है फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन द वेक्टर ए बी इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, ठीक है, ए से बी में, तो वेक्टर ए बी इसको बना देंगे, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 11वां पॉइंट हम लोग देखते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। देखिए अगर हम उसको माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को अगर माइनस साइन हम लोग लगा देते हैं, उसी वेक्टर का वो निगेटिव हो जाता है। इफ टू वेक्टर आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन बोथ वेक्टर आर निगेटिव टू ईच अदर। ठीक है, तो माइनस साइन लगा देंगे तो क्या होगा, ये इधर है तो अपोजिट हो जाएगा, इसी को ऊपर लिखा गया है। सपोज टू वेक्टर ए एंड बी आर द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड सेम है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये क्या है, मान लीजिए ए वेक्टर है और ये इसी को हम लोग माइनस साइन लगा दिए तो ये बी वेक्टर बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम हो गया। तो इसी को हम लोग घुमा फिरा के सब एक ही चीज है, इसी को बोल देते हैं हम लोग निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ऊपर हम लोग थोड़ा सा इसका झलक देखे थे। स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं। स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं। तो ये आई कैप क्या होता है, ये एक्स डायरेक्शन का स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर होता है। ये जे कैप क्या होता है, ये वाई डायरेक्शन का स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर होता है। के कैप क्या होता है, ये जेड डायरेक्शन का स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो आई कैप ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ग्राफ में, आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, जे कैप का भी 1 है, लेकिन ये क्या है, वाई डायरेक्शन में है। के कैप क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ये क्या है, जेड डायरेक्शन में। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मॉड में उसको जब हम ले लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, मॉड से हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पढ़ना है आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तब तक आप इस जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा, और जो डाउट होगा उसको कमेंट में आप लोग पूछिएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग पूछिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, क्योंकि आने वाले जो वीडियो होंगे आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।